गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उसी के आगे पढ़ते हैं अपन। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया के एवं उत्प्रेरक के अंदर अपन ने काफ़ी अभिक्रियाएं पढ़ ली है ना। जिसके अंदर देखो एक बार वापस मैं नाम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपके अब लास्ट अभिक्रिया रही है। उसके बाद में अपन उत्प्रेरक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ी संयुग्मन अभिक्रिया, है ना। संयुग्मन अभिक्रिया, इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, संयुग्मन का मतलब क्या होता है। इन सभी अभिक्रियाओं के एक एक एग्जाम्पल याद रखें आप, और जो इंपॉर्टेंट लगवाई है मैंने वो याद करें, ठीक है ना। और नाम से पता चलता है सारी अभिक्रियाओं के अंदर कि संयुग्मन अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, आपके दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ी अपन ने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन ने देखा कि वह अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है ना। जैसे अपन ने Zn अधिक क्रियाशील है कॉपर से, ये अपन ने देखा। फिर अपन ने इसके बाद में एक सक्रियता श्रेणी देखी, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन के नीचे वाले कम क्रियाशील। फिर अपन ने इसके बाद में पढ़ी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या देखा अपन ने कि इसके अंदर अभिकारक के अंदर जो एक तत्व से अभिकारक के अंदर ही दो तत्व होते हैं। जैसे ये अपन ने एग्जाम्पल देखा था AB + CD की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, AD + CB या फिर BC, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो A के साथ में D जुड़ जाता है और B के साथ में C जुड़ जाता है, मतलब ये द्विविस्थापित हो जाते हैं दोनों अणु, तो द्विविस्थापन हो जाता है, आयनों का विस्थापन होता है इसके अंदर। द्विविस्थापन के बाद में अपन ने देखा इसके अंदर अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया के संदर्भ में अपन ने बातें की आपके कि जिसके अंदर क्या होता है, ये अभिकारक दो उत्पाद में टूटता है। संयुग्मन की उल्टी है, संयुग्मन में तो दो अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब जुड़कर योग होता है, युग्मित होते हैं। और अपघटन का मतलब टूटना होता है, तो अभिकारक एक होता है और वो दो उत्पादों में टूटता है ना। इसके अंदर अपघटनीय अभिक्रिया अपन ने 3 प्रकार से देखी। इसके अंदर देखा, एक तो था आपके विद्युत धारा के द्वारा अपघटन, किसी तत्व या पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। फिर उसके बाद में प्रकाश के द्वारा अपघटन, और फिर उसके बाद में उष्मा के द्वारा अपघटन। ये 3 प्रकार का अपघटन देखा अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर। उसके बाद अपघटनीय अभिक्रिया के बाद में अपन ने बातें की इसके अंदर तीव्र व मंद अभिक्रिया, है ना। जो तेज गति से होती है वो तीव्र अभिक्रिया, मंद गति से होती है वो क्या है, आपके मंद अभिक्रिया, मतलब जो तेज गति से और ये धीमी गति से। उसके बाद में अपन ने देखी उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। उत्क्रमणीय जो क्या होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में चलती है, ये तो आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, ये आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। और उसके बाद में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के बाद में अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, जो पिछली क्लास में पढ़ी थी अपन ने, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से, जो भी प्रकार थे 4-5 प्रकार से ये होती है, उनके बारे में पूरी डिटेल बात की, है ना। और फिर अपन ने दोनों साथ में होती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ा अपन ने, रेडॉक्स रिएक्शन या अपव्यय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर ली। अब अपन आज शुरू करेंगे जो आपके लास्ट रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे तो अपन पढ़ चुके हैं वैसे पहले इसके बारे में, लेकिन एक बार वापस उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रम वाइज अपन ने देख लिया, फिर उसके बाद में बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए। अब अपन शुरू करेंगे आपके कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 2 मिनट में रिवाइज हो गया। अब देखते हैं, अगली हेडिंग लगा लो आप, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर
कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, है ना। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है आपके, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले अपन कि जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जैसे क्या है, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपके, एक तो लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा आपके, जल बनेगा। लवण और जल तो फिक्स उत्पाद बनेगा, है ना इसके अंदर। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपके, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल का सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। तो HCl की अभिक्रिया करवाएं अपन किसके साथ में, NaOH के साथ में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन कास्टिक सोडा कहते हैं ना। तो इसकी अभिक्रिया में क्या बन जाएगा, ये Na और ये Cl बनकर क्या बना देगा, NaCl। कौन सा बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और बाकी जो बचा आपके H2O जल बन गया। अगली बात समझ में, नाम तो पता ही आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके सोडियम क्लोराइड है। अगली बात समझ में, तो सिंपल सी अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके अंदर अपन देखेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में, है ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के अंदर देखेंगे अपन। तो उदासीनीकरण सिंपल सी रिएक्शन हो गई है आपके, उतार ली। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये OH आयन, ये OH और ये इसका H, ये दोनों जुड़कर, ये इसका हाइड्रोजन आयन, इसका हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं आपके, जल का निर्माण कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अब इसके नीचे देखो अपन, अगर विलयन अभिक्रिया अपन किसकी करवाएं, प्रबल समान सांद्रता वाले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की करवाते हैं, तो जो अभिक्रिया होगी, जो उसका लवण बनेगा, तो उस विलयन की pH कितनी हो जाएगी आपके, 7 होगी। और अगर अपन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से करवाएंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो अभिक्रिया क्या होगी, उसकी pH 7 से कम होगी। और अगर अपन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो विलयन की pH कितनी होगी, 7 से अधिक होगी। यही बात समझ। तो ये 3 लाइन भी लिख लो आप, क्या होगी, प्रबल अम्ल समान सांद्रता को छोड़ो आप, लिखो सीधा ही, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल का मतलब तो जो तेज है ना, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करते हैं तो विलयन की pH कितनी होगी आपके, 7 होती है। विलयन की pH 7 होती है। अगली बात समझ, पहली बात। अब इसकी जगह पर देखो, जो चीज़ प्रबल होगी, अपन pH स्केल पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि pH स्केल में क्या होता है आपके, एक बार वापस देखो, ये pH स्केल है मान लो, तो इसके अंदर क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक पाठ्यांक लिखा रहता है। तो 7 से नीचे हैं तो वो क्या क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति, और 7 से ऊपर है तो वो क्या है आपके, क्षारीय प्रवृत्ति। आगे बात समझ में, अगर प्रबल अम्ल होगा तो विलयन क्या होगा, जो प्रबल होता है वही उसी का काम होता है,
दावेदार होता है तो ये आपके प्रबल अम्ल होगा तो विलयन अम्लीय होगा। और अगर क्षार अपन प्रबल लेंगे तो विलयन क्या होगा आपके क्षारीय होगा, मतलब पीएच 7 से ज़्यादा होगी। और पीएच क्या होगी आपके, अगर अम्ल होता है तो उसकी पीएच क्या होगी 7। यहाँ पे क्या है आपके अम्ल और क्षार दोनों इस तरह बना दे रहा हूँ पीएच स्केल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही प्रबल है और ये दोनों ही प्रबल है तो विलयन क्या होगा, उसका पीएच का मान 7 उदासीन रह जाएगा। आई बात है, इस तरफ तो अम्लीय सब बढ़ती है और इस तरफ क्या अम्लीय, और इस तरफ क्या है आपके क्षारीय। तो इस तरफ तो अम्लीयता बढ़ेगी और इस तरफ क्या बढ़ेगी आपके क्षारीयता। तो यहाँ पे तो दोनों प्रबल हैं तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब देखो अपन, अब प्रबल अम्ल लें व प्रबल की जगह अपन कौन सा लें, दुर्बल क्षार लें। अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगी विलयन की पीएच, सिंपल सी बात है, जो प्रबल है उसी तरफ होगा तो विलयन की पीएच। अभिक्रिया करते हैं तो विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी आपके, विलयन की पीएच 7 से क्या हो जाएगी आपके कम हो जाएगी, मतलब है ना 7 से कम होगी। विलयन की पीएच 7 से कम होती है। अगली बात समझ, पीएच क्या आ जाएगी आपके 7 से कम हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन में अपन लिखे हैं कि अम्ल क्या है, प्रबल है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएं अपन, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा आपके, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार करते हैं तो विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी, विलयन की पीएच क्या होगी आपके 7 से अधिक होती है। आगे बात समझे, ये तीनों कंडीशन क्या होगी आपके कि विलयन की पीएच कैसी हो जाएगी आपके 7 से अधिक हो जाएगी। अब अपन बात करें, जैसे अभी इनके दोनों के अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर अपन को सीधी सी बात समझ में आ जाएगी कि अभिक्रिया कैसे होती है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके कंप्लीट हो जाएगी कि आयन पूर्णतः वियोजित होकर क्या बनाएंगे आपके। ये चीज़ दोनों तीनों बातें तो समझ में आ गई आपको, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षार लेंगे तो विलयन क्या होगा आपके उदासीन बनेगा। आगे बात समझ में। और अगर अपन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे तो विलयन क्या बनेगा आपके अम्लीय बनेगा। और दुर्बल अम्ल लेंगे और क्षार प्रबल लेंगे तो विलयन क्या बनेगा आपके क्षारीय बनेगा, 7 से ज़्यादा पीएच हो जाएगी। ये बात तो हो गई अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इनके इसका एग्जाम्पल तो हो गया, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, हो गया इसका एग्जाम्पल। इन दोनों के एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन ये उदासीनीकरण अभिक्रिया समाप्त करते हैं। मिटा दो ये चीज़ें तो। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की देखते हैं अपन। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपके, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके, तो प्रबल क्षार बनेगा। सॉरी, अरे गलत लिख दी। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया देखो आप, HCl प्लस NH4OH इसकी अभिक्रिया करवाए हैं। ये क्या है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपके हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या है, प्रबल अम्ल है और ये आपके दुर्बल क्षार है। तो इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपके NH4Cl और NH4Cl हो जाएगा। और अब क्या बन जाएगा इसके साथ में, जल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके, अमोनियम क्लोराइड और ये आपके है ही जल। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया। अगली बात सुन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में आणविक रूप में रह जाते हैं। तो ये अभिक्रिया हो गई आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की। एक और देखो, जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये तो आपके क्या है, दुर्बल क्षार। अगली बात, और ये क्या है आपके प्रबल अम्ल। आगे बात समझ, ये तो हो गया आपके प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार। अब देखो, ये तो हो गई आपके पे जो आपके सेकंड नंबर रिएक्शन लिखी थी अपन ने, उसके आधार पर कि लवण क्या बनता है आपके, पीएच का मान, इस विलयन का पीएच जो बनेगा इन दोनों को मिलाने पर, तो इसका विलयन का पीएच क्या होगा आपके, पीएच 7 से कम होगा, है ना, 7 से कम होगा। अभी बात, इसका पीएच क्या होगा आपके, 7 से कम होगा, जो ये विलयन बनेगा इन दोनों को मिलाने पर। अब बात करें अपन अगले की, देख लीजिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये आपके नौशादर बनता है, इसको अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नौशादर भी कहते हैं। अब देखो एक और अभिक्रिया जिसके अंदर अपन देखते हैं, ये तो हो गई आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया। तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपके एसिटिक अम्ल, CH3COOH प्लस प्रबल क्षार हो जाएगा NaOH। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके, सोडियम एसीटेट, CH3COO Na प्लस H2O। अब देखो ये क्या है आपके, एसिटिक अम्ल। अगली बात समझ में, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। और ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और बन गया आपके साथ में, इसके साथ में जल। तो ये क्या हो गया आपके, दुर्बल अम्ल, और ये हो गया आपके प्रबल क्षार। एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। तो दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, जो क्या हो जाएगा आपके, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसका पीएच क्या होगा आपके, पीएच 7 से अधिक होगा। आगे बात सुन, पीएच का मान क्या हो जाएगा आपके, 7 से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने बातें की कि जो विलयन के बारे में, पीएच कैसा बनेगा, मतलब उन जो विलयन होगा उसकी पीएच का मान कैसा होगा, इसके बारे में। तो विलयन के अंदर देख लिया कि अगर अपन कौन सा विलयन लेते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का विलयन लेते हैं, तो उसके अंदर पीएच का मान क्या हो गया आपके, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे तो पीएच का मान क्या होगा आपके, 7 से अधिक। ये विलयन दोनों का जो विलयन बनेगा वो आपके कितना हो जाएगा, पीएच का मान इसका 7 से अधिक, मतलब ये विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर 2 प्रकार की। पहले तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है आपके, लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी के साथ में ये आपके जो अभिक्रिया वाला है चैप्टर के अंदर टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब अपने बच्चा कौन सा है, उत्प्रेरक। ये पढ़ना अपन को उत्प्रेरक के बारे में, कैटेलाइस्ट के बारे में। आगे बढ़ो, तो रासायनिक अभिक्रिया अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने कंप्लीट कर ली कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपन उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे
जो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, उत्प्रेरक भी, और फिर उत्प्रेरक के गुण क्या हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में, तो अपन उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उदासीन अभिक्रिया वाली कंप्लीट हो गई सारी चीज़ें। अगली हेडिंग लगाओ आप अब, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, कैटालाइस्ट, ठीक है ना, उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे अपन, है ना। तो पहले अपन उत्प्रेरक कैसे कहते हैं, कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा लिखो आप, जैसे कि वे पदार्थ उत्प्रेरक के अंदर वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यही बात समझ में, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। यही बात समझो, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यही बात समझ, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, और इस घटना को, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इस घटना को क्या कहते हैं अपन, उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे अपन, उत्प्रेरण कहेंगे। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि जो अभिक्रिया चल रही होती है, जैसे ये कोई अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ जो अपन डालते हैं वो तो कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो अभिक्रिया की जो गति चल रही है, जैसे धीमी चल रही है तो उसको तेज कर देगा, या फिर उसको अगर वो तेज चल रही है तो उसको मंद कर देगा। तो ये कार्य किसका होता है, आपके उत्प्रेरक का होता है। आई बात समझ में। तो उत्प्रेरक को अपन एक बार बेसिक भाषा में ये कहें कि जैसे घर में काम चल रहा होता है शांतिपूर्वक, कोई बाहर का व्यक्ति आया, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, परंतु वो क्या करेगा, आपको 2-3 बातें कहकर आपकी लड़ाई करवा देगा और खुद वापस अपने घर चला जाएगा। वो अभिक्रिया क्या कहे, वो कार्य किसका है, उत्प्रेरक का। आई बात समझ में, उसको अपन क्या कहेंगे, उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया उसने। आई बात समझ में कि जो अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देता है उसको अपन कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, इसके आगे की बातें अपन बाद में करेंगे। तो 2 पहले अभिक्रिया को KClO3 की अभिक्रिया करवाते हैं अपन। तो इसके अंदर KCl + O2 बनेगा, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे अपन, तो ऑक्सीजन के अणु 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, उत्प्रेरक कौन सा डाल रहे हैं अपन, परमैंगनेट आयन MnO2, और इसको गर्म करते हैं। आई बात समझ में, Mn, ये क्या है, परमैंगनेट आयन, ये क्या है, इसके अंदर किसका कार्य कर रहा है, आपके उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक को हमेशा इस तीर के ऊपर लिखा जाता है। यही बात समझ में। जैसे एक और अभिक्रिया देखो, वनस्पति तेल की, वनस्पति घी बनाने की अभिक्रिया, वनस्पति तेल से हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं अपन,
तो क्या बनता है, वनस्पति घी। वनस्पति घी जानते हो क्या होता है, डालडा घी बोलते हैं ना अपन। इसके अंदर यहाँ पे क्या, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति है ना, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। तो आ गई बात समझ में। यहाँ पर परमैंगनेट क्या कर रहा है, आपके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और यहाँ पे निकल धातु क्या है आपके, दोनों अभिक्रियाओं में, एक तो परमैंगनेट आयन MnO2 व ये आपके निकल उत्प्रेरक है ना, निकल धातु, दोनों क्या कर रहे हैं आपके, दोनों, ये लाइन भी लिख लो, MnO2 और निकल धातु दोनों क्या कर रहे हैं आपके, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेरक के रूप में, इस अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक के रूप में, ये अभिक्रिया के वेग को में परिवर्तन कर रहे हैं। अगली बात समझने, तो इस प्रकार से उत्प्रेरक के बारे परिभाषा हो गई। अब ये इसको क्या है, खूब भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अवस्था के आधार पर, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे की बातें। और उत्प्रेरक कहते हैं किसी आगे बात, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना और स्वयं अपरिवर्तित रहना, और इस घटना को क्या कहेंगे अपन, उत्प्रेरण कहेंगे। आगे बात समझ में, इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।